हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे आप सब। अब तो छुट्टियां आपकी ओवर हो गई और नई क्लास में आप लोग आ गए होंगे, तो पढ़ाई शुरू हो गई होगी। तो आप लोग का जो हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर है, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, आप सभी के सिलेबस में यही चैप्टर है फर्स्ट। तो आज हम इसी चैप्टर को समझेंगे और बहुत अच्छी तरह समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि सबसे पहले देखिए, भाषा, भाषा यानी इंग्लिश में से लैंग्वेज कहते हैं। हम सभी की कोई ना कोई लैंग्वेज होती है। हम सभी अपने विचारों को आपस में बांटने के लिए एक दूसरे से बोलते हैं, है ना, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही भाषा कहलाती है। देखिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, शुरू से ही जब छोटा बच्चा होता है, वो भी अपनी माँ से यदि कोई बात कहना चाहता है, उसे बोली भाषा नहीं आती है, तब भी वो क्या करता है, कुछ संकेतों से, इशारों से अपनी बात को समझाता है ना। जैसे कुछ चाहिए होता है, उसे भूख लगती है या उसे कुछ भी मांगना होता है, तो वो संकेतों के माध्यम से अपनी माँ को बताता है। तो ये भी सांकेतिक भाषा हो गई। इसी तरह से पक्षी भी अपनी आपस में बात करते हैं, पक्षी भी आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनकी भी भाषा होती है। सभी की कोई ना कोई भाषा होती है, जिसके द्वारा अपनी बातों को वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक समझाते हैं। तो यही हमारी भाषा की परिभाषा है। देखिए, भाषा या लैंग्वेज की क्या परिभाषा हो गई। भाषा वह साधन है। तो भाषा क्या है, एक साधन है, एक मीडियम है ना, कम्युनिकेशन, यानी कि एक बातचीत, एक माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। एक दूसरे के साथ अपने विचारों को हम शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, यही भाषा कहलाती है। अब भाषा शब्द किससे बना है, भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना। ठीक है, तो हम सभी किसी ना किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अब भाषाएं भी बहुत सारी होती हैं, हर आदमी अलग अलग रहकर अलग अलग भाषाएं बोलता है। यहाँ पर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा के बारे में ही बात करेंगे। अब भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा ही सबसे पुराना रूप है भाषा का, क्योंकि यही सबसे पहले, क्योंकि हम इसे बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते हैं। ठीक है, तो बोलना ही सबसे पहले आया। ये बहुत ही पुराना रूप है भाषा का, और हम इसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं और दूसरा हमारा सुनकर हमारी बात को समझता है। तो ये होती है मौखिक भाषा। ठीक है, तो देखिए, मौखिक भाषा बोलकर, जब बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि एक जना बोलता है और दूसरा जना सुनकर उनको समझता है। जैसे मैं इस समय आपसे बोल रही हूँ, बोल के समझा रही हूँ और आप सुन के समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मौखिक भाषा। ठीक है, अब जैसे क्या है, जैसे कहानी सुनाना, कोई आपको कहानी सुनाता है तो आपको कोई सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, है ना। तो ये कहानी सुनाना, नाटक सुनना, रेडियो पे सुनना या मोबाइल है, मोबाइल पे बातें करना, ये सब क्या है, आपका मौखिक भाषा है। वाद विवाद करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। या भाषण, कोई बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो ये सब क्या है, मौखिक भाषा के रूप हैं। ठीक है, दूसरा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या होती है, जो एक इंसान लिखता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो हम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है और आप इसे पढ़कर भी समझ लेंगे, तो ये लिखित भाषा का भी रूप है। ठीक है, लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं, जिसमें लिखना और पढ़ना शामिल होता है। ठीक है, जैसे पत्र है, अब पत्र लिखा हुआ है ना, आप दूसरा इंसान उसको जब पत्र पढ़ेगा तो समझेगा। तो पत्र, निबंध, लेख, समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, तो हम उसे पढ़कर ही समझते हैं। ईमेल है, पत्र है, जितने भी ये सब माध्यम है, वो सब क्या है, लिखित भाषा के रूप हैं। ठीक है, तो लिख कर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पुस्तिकाएं हैं, इनको हम संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सदियों पुरानी पुस्तकें हमें मिलती हैं, जिससे हम विचारों को एक तरह से हम उसको संभाल कर रख सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो बहुत पुराने हैं, तो हम उनको अब आज भी पढ़ के उनसे हम समझते हैं, उनके विचारों को, उस जमाने के इतिहास को समझते हैं, उस जमाने की बहुत सारी चीजों को हम समझते हैं। तो ये सुरक्षित रूप है, जिसे हम संभाल कर रख सकते हैं, लिखित रूप। तो इसलिए लिखित रूप का भी बहुत महत्व है, लिखित भाषा।
ठीक है, तो दोनों ही भाषा के ये रूप हैं, लिखकर और बोलकर। अब देखिए भाषा के 4 कौशल हैं। आपसे ये क्वेश्चन तो आपका सभी में आता है, ये चाहे आगे आपकी बड़ी क्लासेस आ जाएं, उसमें भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाषा के 4 कौशल कौन से हैं। तो 4 कौशल भाषा के यही है, एक तो बोलना, है ना, बोलना जो तो जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, फिर सुनना, आप सुन रहे हैं, लिखना यानी मैंने लिखा यहाँ पर, या और पढ़ना, आपका पढ़ना। तो ये 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। ये भाषा के 4 कौशल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रयोग या बोलने के आधार पर भाषा के रूप, है ना, हम जिस तरह से प्रयोग करते हैं भाषा का या बोलते हैं, उसके आधार पर भाषा के कई रूप होते हैं। जैसे सबसे पहले आती है मातृभाषा। एक तो होती है मातृभाषा अर्थात माँ के द्वारा बोली गई, है ना, मातृभाषा का मतलब ये है, मातृ माने माँ और माँ के द्वारा बोली गई भाषा। तो ये बच्चा जो है ये अपने परिवार से ही सीखता है। जब आपका जन्म होता है परिवार में, तो उस परिवार में जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषा बोली जा रही है, आप उसे स्वतः ही सीख लेते हैं, अपने आप सीख लेते हैं। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। पहले बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलता है, जो सुनता है उसी को कॉपी करता है, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बोलता है और इस तरह से वो भाषा उसे अपने आप ही आ जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। जिस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, बच्चा वही भाषा सीख लेता है। तो ये तो हो गई अपनी मातृभाषा, है ना। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र प्लस भाषा, यानी कि राष्ट्र की भाषा। एक राष्ट्र है, एक देश है ना, जहां पर जो भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा, है ना, हमारा इतना बड़ा देश है, जो अधिकांश नागरिक जो भाषा बोलते हैं वही वहां की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हम भारत में रहते हैं और भारत में क्या है, सबसे ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। 70% निवासी जो है वो किसी या किसी रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, उसके बाद भी हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र की भाषा है। ठीक है। थर्ड देखिए राजभाषा। अब राजभाषा देखिए, एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, है ना, जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, है ना, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आप किसी और राज्य में रहते हैं, जो भी राज्य है, तो राज्य भाषा का मतलब राज प्लस भाषा, यानी कि राज्य की भाषा। ठीक है, तो राजकाज की भाषा, यानी कि जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में, किसी राज्य के सरकारी कार्यालयों में सबसे ज्यादा किया जाता है, कामकाज के लिए किया जाता है, वो हमारी राजभाषा कहलाती है। अब राज्य भाषा सरकारी कार्यालयों में देखिए अधिकतर हिंदी चलती है और साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी चलती है। तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि हमारी राजभाषा केवल हिंदी है। हमारी राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कही जाएंगी, क्योंकि हिंदी के साथ साथ हमारे इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये हमारी राजभाषा हो गई। आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमारी हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसमें हमने कुछ बोलियां निर्धारित कर दी हैं कि ये बोलियां इस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे देखिए पहला है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी आदि आती है। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी भाषा आएगी, बोली आएगी। राजस्थानी, इसमें मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी आदि बोलियां आती हैं। फिर पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां आती हैं। और पांचवा है मागधी, जिसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही बोलियां आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, अब आता है लिपि। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि क्या होती है ना? लिपि तो एक बहुत ही जरूरी चीज है, यानी कि लिपि जिसमें हम लिखते हैं, ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब देखिए हम लोग सभी कोई ना कोई ध्वनि निकालते हैं, है ना, ध्वनिया प्रकट बोलते हैं, ध्वनिया, उसको हम लिखने के लिए, अब हमें उसको लिखना भी होता है, तो उसको हम लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना, जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं, है ना। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अब भाषाएं देखिए अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसको लिखने का ढंग अलग अलग होता है, उसको लिखने के लिए चिन्ह अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिन चिन्हों का प्रयोग जिस भाषा में किया जाता है वो उसी की लिपि कहलाती है। अब हमारी जैसे हिंदी भाषा की है, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि हो गई
और अंग्रेजी रोमन लिपि हो गई। अब हिंदी में लिखने का ढंग क्या है, सा वा न हम इस तरह से बनाएंगे, है ना। जैसे अक्षर जो है, वर्ण जो है, लिखने का ढंग हमारा इस तरह से, जैसे मैंने ये लिखा सावन आया झूम के, तो हमारा इसमें हर के लिए वर्णों के लिए चिन्ह निर्धारित है। हमें इस तरह से ये वर्ण हमें इस तरह बनाना है, ये वर्ण हमें इस तरह बनाना है, इसके लिए हमारे चिन्ह बने हुए हैं। इस तरह से हम इन चिन्हों के अनुसार, इन मात्राओं के अनुसार हम ये वर्ण बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी लिपि हो गई। इसी तरह से इंग्लिश में रोमन लिपि है, इसमें क्या है, हमने यही बात सावन आया झूम के हमने इसे रोमन लिपि में लिखा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सा को एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारा सा जो है इंग्लिश में हमें एस लिखना होता है ना, SAAWAN ऐसे करके हम सावन लिखेंगे। तो इसमें हमारा अलग तरीका है, रोमन लिपि में हम ये लेटर्स लिखते हैं, यानी ए से ABCD जो हम लिखते हैं, उस यही हमारी रोमन लिपि हो गई। तो सावन आया झूम के, ये हमने इस तरह से लिखा, तो ये हमारा अंतर हो गया, है ना। ये लिपियां अलग अलग होती हैं, जिन चिन्हों से हम जो भी भाषा लिखते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मुख्य मैंने लिपि आपको बताई हैं, जो सब बहुत ज्यादा कॉमन है। देखिए जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन सब की लिपियां एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बट उसका जो मूल रूप है, वो लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, वो उसकी खास बात यह है, एक तो ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो ये बाईं तरफ है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से इधर लिखा, है ना। और कुछ फारसी वगैरह कुछ लिपियां जो है वो राइट, इधर से इधर लिखी जाती है, लेकिन हमारी हिंदी लिपि जो है हमेशा बाईं से, यानी कि हमेशा इधर से इधर, बाईं से दाईं ओर की तरफ ही लिखी जाएगी। और यह एक पूरी वैज्ञानिक लिपि है, इसमें हम जो बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, है ना। जो हमने बोला, यदि हमने हिंदी हा बोला तो हा का ही हम ऐसे ही लिखेंगे, जबकि इंग्लिश में यदि हम हा बोलेंगे तो हम उसे एच से शुरू करेंगे, हिंदी में ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो HI लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी पूरी एक वैज्ञानिक लिपि है, देवनागरी लिपि। अब देखिए साहित्य, कुछ हमारा साहित्य है। साहित्य क्या होता है ना। साहित्य देखिए किसी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य तो किसी भी भाषा का हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश का हो साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर हो, या हिंदी लिटरेचर हो, हिंदी साहित्य हो, तो उसको हम जो ज्ञान संग्रह, जो हमारा ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, उसको हम जिस तरह से भाषा के में संचित करके जो रखते हैं, वही हमारा साहित्य कहलाता है, ठीक है। अब साहित्य में ये, इसमें क्या होता है, यानी कि पुराना पहले से चला आ रहा है लिटरेचर, उसका साहित्य को हम पूरा अनुभवों को, ज्ञान को हम संचित कर लेते हैं पुस्तकों में, तो वो हमारा साहित्य बन जाता है। जैसे इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। यह दो प्रकार का होता है। कैसा साहित्य होता है, एक तो गद्य साहित्य होता है और एक पद्य साहित्य होता है। गद्य साहित्य क्या होता है, फिर आता है संपर्क भाषा, यानी संपर्क प्लस भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क के लिए करते हैं, है ना। आपस में सबसे ज्यादा संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि भारत में हम सबसे ज्यादा एक दूसरे से संपर्क किस भाषा में करते हैं, हिंदी में, है ना। और विश्व की संपर्क भाषा यदि पूछा जाए, तो क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा यदि हमें किसी संपर्क करना होता है तो हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो हमारी विश्व की सबसे ज्यादा संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में 14 सितंबर 1949 को, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि इस दिन से ये माना गया है कि सारा कामकाज राजभाषा हिंदी में ही होगा, और इसको मान्यता दे दी गई है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक और बात देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, ठीक है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कौन कौन सी है, जो इस प्रकार है। देखिए असमिया, गुजराती, बंगला, संस्कृत, उड़िया, डोगरी, बोडो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी, संथाली, ये सारी भाषाएं हैं
जिनको मान्यता दी गई है। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, इन सबको हमारी 22 भाषाओं में मान्यता मिली है। अब आगे देखिए भाषा और बोली, है ना, एक वर्ड आता है बोली। हमने भाषा तो समझा, अब बोली क्या है ये? देखिए बोली में भी कुछ नहीं है। बोली क्या होता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देखिए जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। अब राज्यों में भी क्या है, बहुत छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं। वहां पर क्या होता है, लोग अलग अलग अपनी क्षेत्रीय जो रूप जगह है वहां पर अलग अलग बोली, अपनी अलग अलग भाषा जो है वो विकसित कर लेते हैं, अलग अलग तरह से बोलते हैं। आप कहीं भी जाएं, देखिए हर जगह से जगह में बोली में अंतर होता है। कहीं की कुछ बोली होती है तो कहीं की कुछ बोली होती है, थोड़ा बहुत बोली में अंतर होता है ना। वहाँ की जो लोग अक्सर जो वर्ड ज्यादा यूज करते हैं वो बोली बन जाती है। तो क्षेत्रीय रूप भाषा का बोली कहलाता है। ठीक है, यह भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। कस्बे में अलग बोली है, किसी गांव में अलग बोली प्रचलित है, तो इस तरह से ये छोटा रूप होता है भाषा का। बोली का क्षेत्र इसमें सीमित होता है ना, लिमिटेड होता है। बोली विकसित होकर, अब ये भी बोली ही ये विकसित हो जाती है, ज्यादा विकसित होने लगी, एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे तक फैल गई, तो ये थोड़ी सी ज्यादा प्रचलित हो जाती है। तो क्या होगा, लोक कथा तथा लोक गीतों के माध्यम से सामने आती है। अब जैसे गांव के लोग हैं या कस्बे के लोग हैं, वो अपनी बोलियों में ही गीत गाने लगते हैं, है ना, लोक कथाएं सुनाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हो जाता है, लोकगीतों के रूप में प्रचलित हो जाता है। तो वो उस माध्यम से लोगों के सामने और लोगों के सामने भी आती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बोली बनती है ना। हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। अब जैसे कौन सी है, ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सब क्या है, बोलियां हैं, हिंदी के ही छोटे रूप हैं। इसमें इतनी ज्यादा फेमस हो गई, बाद में ये उपभाषाएं बन गई कि इनमें जो है, इनमें साहित्य की रचना भी होने लगी। वैसे प्रायः बोलियों में साहित्य की रचना नहीं होती है, लेकिन जब ये बोलियां विकसित हो जाती हैं बहुत ज्यादा, है ना, भाषा से कम लेकिन बोली से ज्यादा, मतलब थोड़ा उनका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो ये उपभाषा बन जाती है। देखिए उपभाषा क्या होती है, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि बोली ही जो है एक कस्बे गांव से निकलकर बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो गया और बड़ा हो गया, तो वो क्या हो गया, वह उपभाषा बन जाती है। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती है क्योंकि बोली सीमित रूप है, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। अब जैसे आपने देखा होगा ब्रज भाषा में ही, ब्रज भाषा है उसमें पूरी सूर सागर की रचना हुई है। इसके अलावा अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, तो ये भाषा का बहुत ज्यादा उपभाषा बन गई है और इसमें साहित्य की रचना भी हुई है। ठीक है, अब राजस्थानी बोली में साहित्य की रचना हुई। राजस्थानी बोली बहुत फेमस हो गई है, सारे राजस्थानी बोली के रूप थे, जैसे जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवा, ये सारी क्या है, राजस्थानी बोलियां हैं जिसमें साहित्य की रचना हुई है। अब हिंदी भाषाओं को, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें डिफरेंट बोलियां सम्मिलित हैं। चलिए वो देखते हैं। आम तौर से बोलचाल की भाषा का यूज होता है, जो हम नॉर्मली जिस तरह से बात करते हैं उसी भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे संस्मरण है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, लेख है, निबंध 2 बार हो गया, जीवनी है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। गद्य साहित्य में हम अब इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास बुक्स होंगी, जो आप यदि छोटे क्लास में हैं तो आपकी एक ही बुक होगी, उसी में आपके पास कुछ कहानियां दी हुई होंगी, है ना, कुछ कहानियां होंगी, निबंध होंगे, और उसी में ही पद्य साहित्य, यानी कि पद्य साहित्य में क्या क्या होता है, दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद, ये सारे क्या होते हैं, पद्य साहित्य में होते हैं, जिसमें थोड़ी सी लय होती है, तुकबंदी होती है, कविता के रूप में होता है, तो वो होता है पद्य साहित्य। उसमें रचनाएं होंगी, कविताएं होंगी, दोहे होंगे, पद होंगे, तो ये होता है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब देखिए व्याकरण, सबसे मेन चीज आ गई हमारी, व्याकरण क्या होता है ना, यहाँ पर हम लोग व्याकरण ही पढ़ रहे हैं, ये व्याकरण क्लासेस ही हैं। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। भाषा को हम किस तरह से शुद्ध रूप से लिखते हैं, किस तरह उसका प्रयोग करते हैं, किस तरह हमें प्रयोग करना चाहिए, ये सब हमें सिखाता क्या है, कौन सिखाता है, व्याकरण। व्याकरण हमें हिंदी कौन से हैं
व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए व्याकरण के अंग कौन से हैं। वर्ण विचार, ये सबसे छोटा है, पहला है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार, फिर तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ठीक है, अब देखिए वर्ण विचार, वर्ण सबसे छोटा, वर्ण ध्वनि है ना, जो बोलते हैं हम, सबसे पहले ध्वनि जो बोली जाती है, जैसे का खा गा घा है, तो ये ध्वनि है, शुरुआत है। तो इसका अध्ययन, सबसे छोटे खंड का अध्ययन जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। पहले वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्ण से किस तरह अक्षर बनते हैं, है ना, अक्षरों का किस तरह प्रयोग किया जाता है, ये सारा अध्ययन करते हैं, ये वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जब वर्णों का ही हम पूरा एक समूह बना देते हैं, जैसे का से कामला कमल कर दिया, हमने एक शब्द बना दिया, सार्थक समूह बना दिया, उसका कोई अर्थ निकल आया, तो वो क्या होता है, शब्द बन जाता है और उसका मीनिंग निकलता है। सार्थक व निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब हम इस शब्दों के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं। इसमें शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं और विलोम शब्द हैं, बहुत सारे तरह तरह के शब्दों का अध्ययन हम करते हैं। तीसरा है पद विचार। अब पद क्या होता है। पद जो है शब्द ही, जब वाक्य में, जब हम वाक्य बनाते हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम पद वाक्य में करते हैं, तो वही पद बन जाता है। और अब इसके आधार पर हम पदों का अध्ययन करते हैं, जैसे होते हैं संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रिया पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, ये बहुत सारे जो भी होते हैं, इन सारे पदों का अध्ययन करते हैं, तो वो पद विचार के अंतर्गत आता है। और फिर फोर्थ चीज है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है, इसमें शब्दों के द्वारा वाक्य रचना, अब हम वाक्य रचना करते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं, तो वाक्य सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, या उसके भेद कौन से हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहानी आदि कैसे लिखते हैं। जब हमें वाक्य लिखने आएंगे, सही वाक्य लिखेंगे, तभी हम कोई कहानी, निबंध, उपन्यास की रचना कर पाएंगे। तो इन सब का अध्ययन जो है हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। इस तरह से ये पूरी व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, हिंदी व्याकरण का, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके बाद हम लोग एक एक चीज व्याकरण की जो जो आपके सिलेबस में आती जाएगी वो डिस्कस करेंगे और समझते जाएंगे। और यदि इसकी आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वो भी करा दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा चैप्टर पूरी तरह से। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।